70% भागीदारी महिलाओं की हो, ये हमारी पॉलिसी है। ये आज आप आखिर पता चलेगा कि इसको कितना हमें ठीक कर पाए। सर, शिक्षित बेरोजगारों के लिए बजट में क्या है? बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए? मंत्री जी, बजट तो बहुत अच्छा, सबने सुना, अच्छा लगा, लेकिन अखिलेश जी फिर भी आरोप लगा रहे हैं कि जब से बजट आया है तब से आम लोगों के साथ मायूसी लगी है। इसका ताजा उदाहरण उन्होंने ये भी दिया है कि आपका स्टार्टअप हुआ, आपका मेक इन इंडिया के खिलाफ है और इसीलिए शायद युवा बाहर जा रहा है। देखिए, वो तो निगेटिव सोचते हैं, उनकी दृष्टि निगेटिविटी की है। हर चीज में वो देखते हैं कि कहां से निगेटिव बात की जाए, पॉजिटिव सोचते ही नहीं, उनकी दृष्टि पॉजिटिव है, इसलिए उनके बारे में कुछ भी कहना भी ठीक नहीं। ये उनकी समझदारी की बात नहीं है। जो आदमी आज पूरा देश बजट को, जो आर्थिक रूप से जानकार हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो समय समय के ऊपर हमारी आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करते हैं, उन लोगों के रिएक्शंस इसमें माने रखते हैं। आप जितने भी देश के इकोनॉमिस्ट थे और जितने भी विपक्ष के नेता थे, सबने मांग ये की थी कि 7 लाख से 10 लाख कर दी जाए सीमा। और मोदी जी ने कितना बड़ा दिल दिखाया कि प्रत्यक्ष रूप से हमको 1,20,000 करोड़ रुपए का करीब नुकसान है, प्रत्यक्ष रूप से नुकसान है। आज हमारे इनकम टैक्स पे ही लगभग 8 करोड़ 60 लाख, इस 140 करोड़ की आबादी में इतने इनकम टैक्स पे है। और उसके बाद भी उन्होंने उन लोगों को छोड़ दिया जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं या किसी रूप से मध्यम, 1 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को छोड़ दिया। और उसमें भी सीनियर सिटीजन वाले, उसमें भी 1 लाख रुपए के रिबेट दे दिया। जो मकान का किराए के ऊपर निर्भर करते हैं बुजुर्ग लोग या कोई भी, तो 2 प्रॉपर्टी तक 6 लाख रुपए तक का उसपे भी रिबेट दे दिया। अभी तक जो 2,40,000 की सीमा थी, उसपे भी 6 लाख रुपए का कर दिया। ये बात मैंने दोहराई इसलिए नहीं कि काफी कुछ अखबारों में जो चीज आ चुकी है, जिस तरीके से बजट को हमने आपके सामने रखा, स्लैब बना के दिया कि इसको 1,92,696.91 करोड़ रुपया प्राप्त हो चुका है। अब लगभग 38,000 करोड़ रुपया हमको और मिलना है इस वर्ष में 24-25। ये उत्तर प्रदेश का एक तरीके से अतिरिक्त लाभ है। साथ ही साथ इस वर्ष जो 1 फरवरी को घोषित किया गया कि इस वर्ष 25-26 में हमको 2,55,172.21 करोड़ रुपया मिलना अनुमानित है। क्योंकि जो भी आता है, जो बजट हमारे सामने प्रस्तुत किया गया 50.65 लाख करोड़ रुपए का, ये अनुमान के आधार पर है कि हमारा बजट इतना होगा, खर्चे उसको मिला। तो ये 2,55,000 रुपए अभी तक जो टैक्स कलेक्शन का हमने जो इमेजिनेशन किया, जो हमने जिस बात की कल्पना की है, उसमें हमारा हिस्सा लगभग 17.93% बनता है। केंद्रीय करों में उत्तर प्रदेश का जो मानक है वो 17.93% मिलता है। उसके अनुसार हमको 2,55,172.21 करोड़ रुपया मिलना तय है। और अगर कलेक्शन ज्यादा हुआ तो उसके हिसाब से, जैसे इस साल 12,000 ज्यादा मिला, इसके बाद भी हमको उसके हिसाब से वो पैसा बढ़ के मिल सकता है। और साथ ही साथ 1,50,000 करोड़ रुपया, 1.50 करोड़ रुपया जो सेंट्रल असिस्टेंस फॉर स्टेट्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए दिया जाता है, उसमें से 10,795.16 करोड़ रुपया हमको इस बार अभी तक मिल चुका है। और हो सकता है कि इसमें कुछ पैसा इस वर्ष और भी मिल जाए। ये उत्तर प्रदेश का कुछ सिनेरियो है। और जहां तक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का सवाल है, जो केंद्रीय प्रायोजित, ये जो जिसमें केंद्रांश भी होता है, राज्यांश भी होता है, कहीं किसी में 60% केंद्रांश है, 40% राज्यांश है, किसी में 25% है। तो अभी तक जो हमको 31 दिसंबर 2024 तक जो केंद्र से पैसा प्राप्त हुआ, उसके बारे में भी हम जानकारी दे दें। आप लोगों को इसमें मन में क्लैरिटी होना चाहिए कि 2 तरीके से केंद्र से पैसा हमको मिलता है। एक मिलता है अनुदान, दूसरा मिलता है सेंट्रली जो हमको टैक्स जो सरकार लेती है, उसमें जो हमारा हिस्सा है वो मिलता है। और तीसरा जो सरकार की योजना है, जैसे आयुष्मान की योजना, ये केंद्र सरकार की योजना, 60% पैसा इसमें भारत सरकार का है, 40% पैसा हमारा उत्तर प्रदेश सरकार। तो ऐसी जितनी योजना है जिसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उसमें हिस्सा ही मिलता है। तो इसमें अभी तक जो जितना भी अखबारों में आया
वो बहुत सही नहीं, उन्होंने अनुमान से लिखा। लेकिन हम आपको ऑथेंटिक फिगर दे दें कि जैसे कुंभ में 2100 करोड़ रुपए देने की घोषणा सरकार ने की है, केंद्र सरकार ने, और अभी तक 1050 करोड़ दिया है। उम्मीद यह है कि इस महीने में या अगले महीने तक हमको 1050 करोड़ रुपया इसमें और मिलेगा। इसके अलावा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 74,211.62 करोड़ रुपया जो बजट का अनुमान था, इसमें 22,159 करोड़ रुपया मिल चुका है। जहां तक केंद्र सरकार से सहायता अनुदान की बात है, उसमें 37,460 करोड़ रुपया मिला है। और जो वित्त आयोग द्वारा जो फाइनेंस कमीशन ने हमारा हिस्सा एक अलग से तय किया था, उसमें हमको 13,921 करोड़ रुपया मिला। तो ये कुल मिलाकर जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, अनुदान और वित्त आयोग के द्वारा जो हमको विशेष रूप से अनुदान दिया जाता है, उसके लिए तीनों फिगर्स हैं जो हमने आपके सामने रखी। और इसके अतिरिक्त जो एनडीआरएफ यानी आपदा कोष में या सीआरएफ जो विशेष अनुदान जो है, उसके अगेंस्ट में हमको लगभग 1378.65 करोड़ रुपया इसके अलावा। तो ये कुल मिलाकर हमको केंद्र से ये सहायता अभी तक मिल चुकी है। और लगातार इसी फार्मूले के आधार के ऊपर हमको सहायता मिलती है। इसमें जो भी जैसी अगर कहीं विशेष रूप से आवश्यकता होती है तो अलग से पैकेज मिलता है। जैसे कुंभ इस बार, पिछले साल भी कुंभ था, इस बार जैसे कुंभ एक नया हेड खुला, नई मांग, तो उसमें 2100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 1050 मिल चुका है, आता 1050 आप लोगों ने अच्छा समय किया। तो ये मान के चलिए कि सबसे ज्यादा अच्छा बजट माना जाता है, इसलिए कि उससे रोजगार का सृजन होता है, जो हमारा उद्देश्य विशेष रूप से, इसलिए खास तौर से उसको मैं कोर्स करना चाहता हूँ। खास तौर से सबसे पहले अगर हेल्थ तो हेल्थ सेक्टर में 95,957 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई, जबकि पिछले वर्ष 86,582 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई, जिसमें 4200 करोड़ रुपया आयुष्मान के लिए है, जो कि जन सामान्य के इलाज में विशेष रूप से उनको हेल्थ को दुरुस्त करने में काम में आता है। इसके अलावा जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, ऐसी 36 दवाइयों के ऊपर ड्यूटी कम करके उनका परचेस करना आसान बनाया गया है। मेडिकल उपकरण सस्ते किए गए हैं, जूते भी सस्ते किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस वर्ष 10,000 डॉक्टरों की सीटें बढ़ाई जा रही हैं और पूरे 5 साल में 75,000 डॉक्टर्स की सीटें बढ़ाई जाएंगी। ये मेडिकल कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेज ही डॉक्टर पैदा करता है। इस बार 10,000 और आगामी 5 वर्षों में 75,000 डॉक्टर्स को बढ़ाने की बात कही गई है। इसका हम हृदय से स्वागत करते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन भी सस्ते किए गए। जहां तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर हमारे वित्त मंत्री जी ने उदारता बरती है। शिक्षा जो समग्र शिक्षा, इसको प्राइमरी शिक्षा कहते हैं, उसमें खास तौर से 41,250 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई। शिक्षा जो माध्यमिक शिक्षा है, उसके लिए 78,572 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। उच्च शिक्षा में 47,620 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है और पिछले साल के मुकाबले में इसको बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। रक्षा बजट में पिछले वर्ष 6.21 लाख करोड़ रुपए का प्राविधान था, इस वर्ष 6.81 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें खास तौर से 1,80,000 करोड़ रुपया इस बात के लिए है कि उसको हम रक्षा का जो बजट हमने क्वांटिफाई किया है, उसको और ज्यादा आधुनिक यंत्रों से हम लैस कर सकें। इसके अतिरिक्त जो राज्यों के लिए 1,50,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा फंड रखा गया। उत्तर प्रदेश
के बारे में हम बाद में बताएंगे। ये विशेष रूप से इसलिए रखा जाता है क्योंकि राज्य लोग जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर ये पैसा मिलता है वो अपनी संपत्तियों का सृजन कर सके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके खासतौर से रोजगार के अवसर बढ़ा सके और 50 साल में इसको रिपेमेंट करना होता है। तो जो पहले चला जाता है अपने प्रोजेक्ट के साथ उसको पहले मिल जाता है। उत्तर प्रदेश में जो हमको अभी तक क्या मिला है इसके लिए हम बाद में बताएंगे जब हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे। इसके अतिरिक्त जो अगर आपने आज देखा हो अखबार तो थोक महंगाई का सूचकांक 2.31 नीचे गया और आपने देखे दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात कही गई है, जो किसानों को फैसिलिटेट करते हैं उसमें भी बात कही गई है और खास तौर से महिलाओं को और जो दलित महिलाएं हैं उनको भी 5 लाख रुपए तक का लोन देने की बात कही गई है। उनके जो भी व्यवसाय उसको आगे बढ़ाने का ध्यान रखना चाहते हैं। 50.65 लाख करोड़ रुपए का ये बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इसके कुछ बिंदु जो विशेष रूप से जन सामान्य से सीधे जुड़े हैं और जन सामान्य को लाभान्वित करने वाले हैं, विशेष रूप से मध्यम वर्ग। उसकी तरफ हम आप लोगों का खास तौर से ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। पिछले वर्ष के बजट में 7 लाख रुपए तक की आय पर जीरो टैक्स दिया गया, लेकिन इस बार के बजट में यद्यपि हमारे तमाम साथियों ने, तमाम विरोधियों ने ये मांग की थी कि इसकी सीमा बढ़ाकर 10 लाख कर दी जाए, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने उदारता का परिचय देते हुए इनकम टैक्स की लिमिट 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी और ये हमारे पूरे सिनेरियो को प्रभावित करने वाला ये सबसे अहम मुद्दा है। ये लोगों की जेब में परचेजिंग पावर बढ़ाएगा और परचेजिंग पावर बढ़ने से सेवाओं और वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। जब सेवाओं और वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो इंडस्ट्री का पहिया बहुत तेजी से घूमता है और इंडस्ट्री का पहिया जब तेजी घूमता है तो उसी से रोजगार का सृजन होता है, जो हमारा अल्टीमेट उद्देश्य भी है और साथ ही साथ जो हमारी आर्थिक गतिविधियों को स्ट्रेंथन करने के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। एक प्रकार से पूरे आर्थिक सिनेरियो को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोगों को ये परचेजिंग पावर उनके हाथ दे दी है ताकि वो लोग इसके माध्यम से अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे को खर्च भी करें और हमारी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत अपने आप हो जाए। जो टैक्स का स्लैब है उसके बारे में हम आपको विशेष रूप से बताना चाहते हैं। 12 लाख रुपए तक अभी तक 80,000 रुपए का टैक्स पड़ता था इनकम टैक्स। ये 80,000 रुपए आपके बचेंगे जिन लोगों की आमदनी 12 लाख। 13 लाख रुपए की आमदनी पर अभी तक जो 75,000 रुपए टैक्स पड़ता था, 1 लाख रुपया टैक्स पड़ता था, अब इस समय 75,000 रुपए टैक्स पड़ेगा। 25,000 रुपए की सेविंग इसमें होगी। 17 लाख रुपए तक 17 लाख रुपए तक आपको जो टैक्स पड़ता था वो 1,40,000, इसमें 60,000 रुपए की बचत होगी पिछले साल के मुकाबले। 21 लाख रुपए तक अभी तक 2,25,000 रुपए टैक्स पड़ता था, इसमें 95,000 रुपए की बचत। 2,25,000 पड़ेगा। 3,20,000 टैक्स अभी तक पड़ता था, 95,000 की बचत इसमें होगी। 25 लाख रुपए के टैक्स पर 4,40,000 रुपए टैक्स पड़ता था,
इसमें 3,30,000 रुपए अब जमा करना पड़ेंगे, 1,10,000 रुपए की बचत होगी। और यही स्थिति 30 लाख रुपए की आमदनी पर 5 लाख